हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राज एग्जाम अड्डा चैनल में। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है जीके एंड जीएस की क्लास होने वाली है। और जीके जीएस के क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन पे हम विस्तार पूर्वक डिस्कस करने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन को हम अच्छी तरीके से एनालाइज करेंगे। तो आज का पहला जो हमारा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था भाई। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो शासक था वो कौन था तुगलक राजवंश का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा हमारा ये आंसर हो जाएगा। और ये आंसर क्या है हमारा, नासिर उद्दीन महमूद। क्या भाई, महमूद। तो ये कौन है भैया, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक है। अगर इसके कार्यकाल की बात की जाए तो इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा भाई, तो 1395 से लेकर 1414 तक। कब तक भाई इसका शासनकाल रहा, 1395 से लेकर 1414 तक इसका शासनकाल होता है। और दिल्ली सल्तनत की बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंश आए भाई। दिल्ली सल्तनत की बात की जाए तो कितने वंशों ने इसमें शासन किया। तो 5 वंशों ने शासन किया। ठीक है, वो 5 वंश कौन कौन से थे। सबसे पहले अगर बात करें जीके तो कैसा भी सरल है। तो जी से क्या हो गया हमारा, गुलाम वंश। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा आता है भाई, तो गुलाम वंश आता है। दूसरा वंश कौन सा आता है भाई, तो खिलजी वंश आता है। कौन सा, खिलजी वंश। ठीक है, दूसरा वंश हमारा कौन सा हो गया, खिलजी वंश हो गया। और भाई तीसरा वंश कौन सा आता है, तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश आता है दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश। चौथा वंश जो आता है भैया, कौन सा वंश आता है हमारा, सैयद वंश। ठीक है, कौन सा वंश आता है, सैयद वंश आता है। और फिर लोधी वंश आता है। कौन सा वंश आता है भाई, लोधी वंश आता है। तो दिल्ली सल्तनत में भैया कितने वंश होते हैं, कितने वंश शासन करते हैं, तो 5 वंश शासन करते हैं। उनका क्रम क्या है, पहला गुलाम वंश आता है, दूसरा खिलजी वंश आता है, तीसरा तुगलक वंश आता है, फिर सैयद वंश आता है और फिर लोधी वंश आता है। गुलाम वंश के कार्यकाल की बात की जाए तो 1206 से लेकर कब तक इसका कार्यकाल होता है भाई, 1206 से लेकर 1290 तक। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में पहला जो गुलाम वंश होता है इसका शासन कब से कब तक होता है, तो 1206 से लेकर 1290 तक। और खिलजी वंश की बात की जाए तो खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक रहता है, 1290 से लेकर कब से भैया, 1290 से लेकर 1320 तक शासनकाल होता है किसका, खिलजी वंश का शासनकाल होता है। और तुगलक वंश का जो शासनकाल होता है वो 1320 से लेकर कब से भाई, 1320 से लेकर 1414 तक। ठीक है, तुगलक वंश का शासनकाल होता है। और सैयद वंश का जो शासनकाल होता है वो 1414 से लेकर 1451 तक सैयद वंश का शासनकाल होता है। और लोधी वंश की शासनकाल की बात की जाए तो 1451 से लेकर कब तक भाई, 1451 से लेकर 1526 तक शासनकाल किसका होता है भाई, तो लोधी वंश का होता है। 1526 तक शासनकाल। तो ये इनका गुलाम वंश ने कब से कब तक शासनकाल किया, शासनकाल इनका रहा 1206 से लेकर 1290 तक। खिलजी वंश का जो शासनकाल रहा वो 1290 से लेकर 1320 तक। तुगलक वंश का जो शासनकाल रहा 1320 से लेकर 1414 तक। और सैयद वंश का जो शासनकाल रहा 1414 से लेकर 1451 तक। और लोधी वंश का जो शासनकाल रहा वो 1451 से लेकर 1526 तक शासनकाल रहा। अगर गुलाम वंश के संस्थापक की बात की जाए तो कौन थे इसके, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन थे इसके संस्थापक, गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक होते हैं। अगर खिलजी की बात की जाए, खिलजी वंश के संस्थापक कौन होते हैं, तो जलालुद्दीन खिलजी होते हैं। खिलजी वंश के कौन संस्थापक होते हैं, तो जलालुद्दीन खिलजी होते हैं, खिलजी वंश के संस्थापक। तुगलक वंश के संस्थापक कौन होते हैं भाई, तुगलक वंश के संस्थापक की बात करें तो कौन होते हैं, गयासुद्दीन तुगलक। कौन होते हैं भैया, गयासुद्दीन तुगलक होते हैं हमारे किसके, तुगलक वंश के संस्थापक होते हैं। और भैया सैयद वंश की बात की जाए तो सैयद वंश के संस्थापक कौन होते हैं, तो खिज्र खां। कौन होते हैं भैया, खिज्र खां होते हैं भैया किसके, सैयद वंश के। और लोधी वंश के संस्थापक कौन होते हैं, तो बहलोल लोधी। ठीक है, बहलोल लोधी होते हैं। ठीक है,
किसके, हमारे किसके संस्थापक होते हैं लोधी वंश के, बहलोल लोधी होते हैं। ठीक है, किसके, लोधी वंश के संस्थापक होते हैं। गुलाम वंश की बात की जाए तो गुलाम वंश लगभग कितने वर्षों तक शासन करता है भाई, तो 84 वर्षों तक। कितने वर्षों तक, 84 ईयर तक शासन करता है कौन, गुलाम वंश शासन करता है। उसके बाद अगर खिलजी वंश की बात की जाए तो खिलजी वंश कितने वर्षों तक शासन करता है, लगभग 30 ईयर तक खिलजी वंश शासन करता है। तुगलक वंश की बात करें तो तुगलक वंश लगभग कब तक भाई, 94 ईयर तक। कितने, 94 ईयर तक शासन करता है। और सैयद वंश की बात की जाए तो सैयद वंश जो शासन करता है भाई, तो लगभग 37 ईयर। कितना, 37 ईयर तक शासन करता है। और लोधी वंश लगभग 75 ईयर तक शासन करता है फिर। तो कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत के क्रम लगाने के आ जाते हैं कि दिल्ली सल्तनत का भैया क्रम क्या होगा, तो सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद, फिर लोधी आ जाता है। कभी कभी इनके कार्यकाल को पूछा जाता है। और कभी कभी ये पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा शासन किस वंश ने किया, तो किसने किया सबसे ज्यादा शासन, तो तुगलक ने। ठीक है, तुगलक वंश ने सबसे ज्यादा क्या करा, शासन किया। ठीक है, और पूछा जाएगा कि सबसे कम किसने करा, तो किसने करा भाई सबसे कम, तो खिलजी वंश ने। कम किसने शासन किया भाई, तो खिलजी वंश ने सबसे कम शासन किया। कितने वर्षों तक शासन किया खिलजी वंश ने, तो लगभग 30 ईयर तक। ठीक है, लगभग कितने ईयर तक, 30 ईयर तक। तुगलक वंश की बात करें, तुगलक वंश, तुगलक वंश में सबसे पहले जो हमारे शासक आते हैं वो कौन आते हैं भाई, तो गयासुद्दीन तुगलक आते हैं। सबसे पहले कौन आते हैं, गयासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक आते हैं, फिर कौन आते हैं, फिरोज शाह तुगलक आते हैं। तो ये थोड़ा सा है। उसके बाद कौन आ जाते हैं, नासिरुद्दीन महमूद आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं भाई, नासिरुद्दीन महमूद आ जाते हैं। जो इनका शासन होता है, गयासुद्दीन तुगलक का शासन काल कब से कब तक रहता है, तो 1320 से लेकर 1320 से लेकर कब तक भाई, 25 तक रहता है। किसका शासनकाल, गयासुद्दीन तुगलक का। और मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कब से कब तक रहता है, तो 1325 से लेकर कब तक भाई, 1325 से लेकर 1351 तक। कब तक, 1325 से लेकर 1351 तक किसका शासनकाल होता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल होता है। और बात करते हैं किसके, फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल कब से रहता है, 1351 से लेकर 1388 तक। 1351 से लेकर 1388 तक किसका शासनकाल होता है भाई, तो फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल होता है। उसके बाद कौन आ जाते हैं, नासिरुद्दीन महमूद, जिनका शासनकाल 1395 से लेकर 1414 तक रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया, ए हो गया, नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे भाई, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था। किस सुल्तान ने ऐसा भैया करा था, तो ये जो करने वाले थे कौन थे भाई, अलाउद्दीन खिलजी थे। कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने भाई क्या करा, 50% तक कर दिया था। ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी किस वंश से संबंधित होते हैं, तो भाई ये किस वंश से संबंधित है, खिलजी वंश से। किस वंश से संबंधित है भाई, खिलजी वंश से संबंधित है। और खिलजी वंश भाई कब तक रहा, तो 1290 से लेकर, कब से, 1290 से लेकर कब तक रहा भाई, 1320 तक किसका शासनकाल रहा, तो खिलजी वंश का शासनकाल रहा। इसके बाद बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी का भैया शासनकाल क्या होता है, 1296 से लेकर 1316 तक। कब तक, 1296 से लेकर 1316 तक भैया किसका शासनकाल होता है, तो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल रहता है। ठीक है, अलाउद्दीन जी खिलजी का शासनकाल। अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन सी नीतियां चलाई, बाजार नियंत्रण। कौन सी भैया, बाजार नियंत्रण नीति किसकी थी भाई, अलाउद्दीन खिलजी की नीति थी। इसके बाद और कौन सी नीति चलाई इसने भाई, इन्हें और कौन सी, मूल्य नियंत्रण। कौन सी भैया, मूल्य नियंत्रण नीति किसके द्वारा चलाई गई, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाई गई। ठीक है, घोड़े दागने की प्रथा किसके द्वारा चलाई गई, तो घोड़े दागने की प्रथा भैया किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा चलाई गई, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसके अलावा उन्होंने और क्या कार्य किए भाई,
नगद वेतन नीति, ठीक है, नगद वेतन नीति किसके द्वारा चलाई गई? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाई गई। तो इस क्वेश्चन से हमें ये फैक्ट रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल पूछेगा तो 1296 से लेकर 1316 तक होता है, और खिलजी वंश के अगर शासनकाल को पूछेगा तो 1290 से लेकर 1320 तक इसका शासनकाल होता है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कौन कौन सी नीतियां चलाई गई? तो सबसे पहले बाजार नियंत्रण, मूल्य नियंत्रण, घोड़े दागने की प्रथा और नगद वेतन की नीति किसके द्वारा चलाई गई है? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाई गई। ठीक है, इतने हमें यहाँ इस क्वेश्चन से फैक्ट याद रखने हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट होने वाले हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया हमारा? डी, अलाउद्दीन खिलजी। सेकंड क्वेश्चन का अगले क्वेश्चन की बात करें तो अकबर के शासनकाल में सैनिक विभाग प्रमुख कौन था? अकबर के शासनकाल में सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? अगला हमारा क्वेश्चन ये है, और इसका आंसर जो हमारा होगा, इसका आंसर हमारा सी। कौन था भाई? मीर बख्श। इसका आंसर क्या हो गया हमारा? सी हो गया। मीर कौन हो गया भाई? मीर बख्शी। ठीक है, मीर बख्शी इसका शासन, वो सॉरी आंसर हो गया इसका। अगर इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुगल वंश, मुगल वंश की बात करें, ठीक है, इसकी भाई इस क्वेश्चन से और क्या याद रख सकते हैं हम मुगल वंश के बारे में? मुगल वंश के संस्थापक कौन होते हैं भाई? मुगल वंश के संस्थापक कौन होते हैं? बाबर। कौन होते हैं भाई? बाबर होते हैं। मुगल वंश के संस्थापक कौन होता है भाई? बाबर होता है। और इसका शासनकाल कब से कब तक रहता है बाबर का? 1526 से लेकर 1530 तक इसका शासनकाल होता है। तो बाबर का शासनकाल होता है। बाबर के बाद कौन आते हैं? हुमायूं। कौन आते हैं भाई? हुमायूं आते हैं। और हुमायूं का शासनकाल कब से कब तक रहता है भाई? 1530 से लेकर और 1540 तक। कब तक भाई? 1530 से लेकर 1540। इसके बाद कब बनते हैं ये भाई? इसके बाद इनका शासनकाल आता है 1555 से लेकर और 1556 तक। ठीक है, यानी ये दो दफा कहीं ना कहीं का शासनकाल हमें देखने को मिलता है। और ये 1555 से लेकर 1556 तक ये सेकंड हमें शासनकाल इन्हें किसका? हुमायूं का देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन, और सॉरी, हुमायूं के बाद कौन आते हैं? अकबर। और अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहता है भाई? तीसरा हमारे मुगल वंश के शासक कौन होते हैं भाई? अकबर होते हैं। और अकबर का जो शासनकाल होता है वो कब से कब तक रहता है? 1556 से लेकर कब तक भाई? 1556 से लेकर कब तक? 1605 तक किसका शासनकाल होता है? अकबर का शासनकाल हमें देखने को मिलता है। इसके बाद कौन आते हैं भाई? इसके बाद आते हैं जहांगीर। ठीक है, कौन आते हैं? जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर कब तक? 1627 तक किसका शासनकाल होता है भाई? तो जहांगीर का शासनकाल होता है। ठीक है, उसके बाद कौन आते हैं? शाहजहां। और शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक रहता है भाई? शाहजहां की बात करें, मुगल वंश के अगले शासक कौन होते हैं हमारे? शाहजहां। और उनका शासनकाल 1627 से लेकर 1658 तक। ठीक है, कब तक होता है भाई? 1627 से लेकर 1658 तक किसका शासनकाल होता है? तो शाहजहां का होता है। उसके बाद मुगल वंश में कौन से आते हैं? औरंगजेब। औरंगजेब का शासनकाल हमें कब से कब देखने को मिलता है? औरंगजेब आते हैं। और इनका शासनकाल हमारा जो होता है कब तक, कब से कब तक होता है भाई? 1658 से लेकर 1707 तक। यानी मुगल वंश के अगर क्रम की बात करें तो सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर कौन आते हैं? जहांगीर, फिर कौन आते हैं? शाहजहां, और फिर औरंगजेब। तो ये मुगल वंश का क्या कहें एक क्रम है। और मुगल वंश के संस्थापक कौन होते हैं? तो बाबर होते हैं। और बाबर का जो शासनकाल होता है कब से कब तक होता है अभी? 1526 से लेकर 1530 तक बाबर का शासनकाल रहता है। हुमायूं का शासनकाल हमें देखने को मिलता है 1530 से 40 तक। फिर सेकंड बार जो हमें देखने को मिलता है 1555 से 1556 तक। उसके बाद अकबर का जो शासनकाल होता है 1555 से लेकर 1605 तक। फिर जहांगीर का जो शासनकाल होता है 1605 से 1627 तक। और शाहजहां का जो शासनकाल होता है हमें 1627 से लेकर 1658 तक देखने को मिलता है। और औरंगजेब का शासनकाल 1658 से लेकर 1707 तक हमें देखने को मिलता है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या था हमारा? आंसर सी, मीर बख्शी। ठीक है, क्या था आंसर? सी, मीर बख्शी। ठीक है, तो इन इस क्वेश्चन से हमें ये फैक्ट याद रखने हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट है। यहाँ से भी क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। कभी कभी मुगल वंश के क्रम को लगाने के लिए देखने को मिलता है, कभी कभी उनके सन को पूछ लेता है। तो हमें इन्हें याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 बार कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी किस राष्ट्र ने की?
5 बार कॉमनवेल्थ की मेजबानी किस राष्ट्र ने की? तो कौन था भाई? वो ऑस्ट्रेलिया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने भाई 5 बार कॉमनवेल्थ की गेम्स की मेजबानी की। ठीक है, और कब कब की भाई? इन्हें इसने 1638 में, कब कब भाई? सॉरी 1938, 1938 में इसने करा, फिर 1962 में, और फिर कब करा? 1900 किसमें? 82 में, 1982 में, फिर 2006 में और 2018 में। किसके द्वारा मेजबानी की गई? तो ऑस्ट्रेलिया की। यानी 5 बार ऑस्ट्रेलिया ने क्या करा? कॉमनवेल्थ की गेम्स की मेजबानी की। ठीक है, इसके साथ साथ हमें ये याद रखना है राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब की गई? राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत, ठीक है, कब की गई थी? तो 1938 में, सॉरी 1930 में इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, कहाँ पर? कनाडा में। ठीक है, सेकंड राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ भाई? सेकंड राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ भाई? तो 1934 में हुआ। कब हुआ? 1934 में। कहाँ पर? न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड में हुआ। और थर्ड राष्ट्रमंडल खेल की बात करें तो थर्ड राष्ट्रमंडल खेल भैया कहाँ पर हुआ? था सिडनी। कहाँ हुआ था भाई? सिडनी में हुआ था 1938 में। ठीक है, सिडनी कहाँ है भाई? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है। और बात करते हैं 2022 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर हुआ था भाई? 2022 का, तो ये हमारे कहाँ हुआ था? बर्मिंघम में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था ये? बर्मिंघम में, बर्मिंघम में हुआ था। और कहाँ है भाई? इंग्लैंड में हुआ था। 2022 का जो हुआ था हमारा ये गेम, कौन सा? राष्ट्रमंडल खेल जो हुए थे। और इसमें पहले स्थान पर कौन रहा भाई? पहले स्थान पर हमारा ऑस्ट्रेलिया रहा है, ऑस्ट्रेलिया। और फोर्थ रैंक किसकी थी भाई? फोर्थ रैंक इसमें भारत की थी। भारत ने इसमें गोल्ड कितने जीते थे भाई? तो भारत ने इसमें हमारे जो गोल्ड जीते थे 22। कितने जो जीते थे भाई? 22। और सिल्वर कितने जीते थे? 16। और ब्रॉन्ज कितने जीते थे? ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक तो 23 जीते थे। कितने जीते थे भाई? 23। तो हमें इस क्वेश्चन से याद ये रखना है कि सबसे ज्यादा किसने मेजबानी की? ऑस्ट्रेलिया ने की। कब कब की? 1938 में, 1962 में, 1982 में, 2006, 2018 में। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब होती है? तो 1930 में कनाडा में इसकी शुरुआत की जाती है। और सेकंड कब होता है? 1934 में। कहाँ पर? न्यूजीलैंड के अंदर। थर्ड हमारा कब होता है? सिडनी के अंदर होता है। और कब होता है भाई? 1938 में। 2022 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ भाई? इंग्लैंड के अंदर हुआ। ठीक है, और इसमें जो पहले स्थान पर है पदक तालिका के पहले स्थान पर कौन सा रहा देश? ऑस्ट्रेलिया। और फोर्थ रैंक पर कौन सा रहा? तो भारत रहा। ठीक है, और भारत को भैया भारत ने इसमें 22 गोल्ड जीते, 16 सिल्वर, और ब्राउन्स कितने जीते भाई? 23। यानी कांस्य पदक कितने जीते हैं इसमें? 23 जीते हैं। राष्ट्रमंडल खेल की भारत ने मेजबानी कब की थी भाई? तो 2010 में। ठीक है, 2010 में राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी किसने की थी? भारत ने पहली बार। ठीक है, मात्र एक बार अभी तक की है। और ये कब कहाँ पर कराया गया भाई? तो नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, नई दिल्ली के अंदर। भारत ने मात्र एक बार राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी की है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतने फैक्ट याद रखने हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट होने वाले हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया, यानी सी आंसर इसका हो गया हमारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब कराए गए या कब हुए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, 1946 में। ठीक है, कब कराया गया भाई? 1946 के अंदर ये संविधान सभा के चुनाव कराए गए। ठीक है, कब भाई? जुलाई, लगभग जुलाई अगस्त में, जुलाई अगस्त में ये चुनाव कराए गए। ठीक है, कितने सीटों पर चुनाव कराए गए? तो टोटल भाई सीट कितने थे? तो 296 सीट थे। ठीक है, सीटें कितनी थी भाई? 296 सीटें हमें देखने को मिली। कांग्रेस की सीटें कितनी थी भाई इसमें? कांग्रेस की सीटें लगभग 208 सीटें थी। कितनी थी भाई कांग्रेस की? 208 सीटें थी। मुस्लिम लीग की कितनी सीटें थी भाई? अगर मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग की 93 सीटें थी।
और अन्य की सीटें कितनी थी भाई, अन्य की जो सीटें थी वो 15 सीटें थी। कितनी सीटें थी भाई, तो 15 सीटें हमें देखने को मिली। यानी 1946 में भैया चुनाव कराए गए, जिसमें टोटल सीटें कितनी थी 296, जिसमें कांग्रेस की कितनी सीटें थी 208, मुस्लिम की तरफ से 293 और अन्य की तरफ से कितनी सीटें थी 15। इसमें कांग्रेस ने कितनी सीटें हासिल की भाई, तो कांग्रेस के द्वारा जो सीटें हासिल की गई, यानी कांग्रेस के द्वारा जो कितने प्रतिनिधि थे इसमें, तो 210 प्रतिनिधि खड़े करेगी। कितने प्रतिनिधि खड़े किए, 210। कितने प्रतिनिधि खड़े किए गए, तो 210 प्रतिनिधि कांग्रेस की ओर से खड़े हुए। और जिसमें से भैया कितने सीटें मिली प्राप्त हुई कांग्रेस को, तो 199 सीटें। कितनी सीटें मिली, 199 सीटें मिली। और अन्य सीटें कितनी प्राप्त हुई भाई, तो 9 अन्य, यानी 9 कितनी सीटें, 9 जो सीटें थी वो कैसी सीटें थी भाई, सहयोगी सीटें थी। कैसी सीटें थी, सहयोगी सीटें। कहने का मतलब यह है कांग्रेस ने 208 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें 210 प्रतिनिधि थे और 199 सीटें इन्होंने हासिल करे। इसके साथ साथ 9 सहयोगी सीटें भी इनको मिली, तो कांग्रेस को मिली। ठीक है, किसको मिली भाई, कांग्रेस को देखने को मिली। ठीक है, संविधान सभा का गठन कब किया जाता है भाई, यहाँ से ये पॉइंट याद रखना है। संविधान सभा का गठन भाई, गठन कब किया गया संविधान सभा का, तो कब किया जाता है संविधान सभा का गठन, तो 6 दिसंबर 1946 को। कब करा जाता है भाई, 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया। ठीक है, पहली बैठक कब होती है भाई, पहली बैठक जो होती है 9 दिसंबर, कब होती है भाई, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। महिलाएं कितनी थी भाई संविधान सभा के अंदर, महिलाओं की बात करें तो कितनी महिलाएं थी संविधान सभा के अंदर, तो 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी भाई, तो 15 महिलाएं थी। ठीक है, इसके अलावा एक बात करनी है कि दलित महिला कौन थी, दलित महिला कौन सी थी भाई, दलित, अगर दलित महिला की बात करें तो कौन थी, दक्षिणायनी थी। कौन थी भाई, दक्षिणायनी यहाँ पर दलित महिला थी संविधान सभा के अंदर। और पहली मुस्लिम महिला कौन थी, बेगम एजाज रसूल। ठीक है, पहली मुस्लिम महिला कौन थी, बेगम एजाज रसूल। ठीक है, ये कौन थी भैया, मुस्लिम महिला थी। दलित महिला कौन थी, दक्षिणायनी थी। कुल महिलाएं कितनी थी, तो 15 महिलाएं थी। संविधान सभा का गठन कब किया गया, 6 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को होती है। ठीक है, तो ये संविधान सभा से हमें कुछ मोस्ट पॉइंट याद रखने हैं भैया। भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाले कौन थे भाई, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, हाथों से किन्होंने लिखा था संविधान को, संविधान को हाथों से लिखने वाले कौन थे, प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। भैया लगभग इन्होंने 6 मंथ में, कितने मंथ में भाई, 6 मंथ में इन्होंने लिखा। और क्या किस किस भाषा में लिखा भैया, हिंदी और किसमें, इंग्लिश में इन्होंने लिखा। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। ठीक है, इनके द्वारा क्या करा गया भाई, संविधान को हाथों से लिखने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, संविधान की सजावट किसने की भाई, संविधान की सजावट करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो सजावट करने वाले व्यक्ति की बात करें तो सजावट करने वाले व्यक्ति कौन थे भाई संविधान के, तो हमारे 2 व्यक्ति थे। पहले व्यक्ति कौन थे, नंदलाल घोष। ठीक है, कौन थे भाई, नंदलाल। और कौन थे भाई, इनके अलावा जो थे राम मनोहर सिन्हा। कौन थे भाई, राम मनोहर सिन्हा। ठीक है, इन्होंने क्या करा भाई, संविधान की सजावट करा। और संविधान को हाथों से लिखने वाले व्यक्ति कौन थे, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। इन्होंने लगभग 6 मंथ के अंदर संविधान को लिखा। और किस किस भाषा में लिखा भाई, हिंदी और इंग्लिश भाषा में लिखा। तो संविधान सभा से या संविधान से संबंधित इन पॉइंटों को भी हमें याद रखना है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, 1946 में दिया करा गया। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन को याद रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया,
46 हो गया, मिल जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर हमें देवी लक्ष्मी की मूर्ति पर और देवी लक्ष्मी की मूर्ति देखने को मिलती है? तो वो कौन सा शासक था भाई? तो मोहम्मद गौरी। कौन सा शासक है भाई? मोहम्मद गौरी। आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका सी हो जाएगा। मोहम्मद गौरी ने भैया सिक्कों पर किसकी आकृतियां बनाई थी? तो देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई थी। ठीक है। मोहम्मद गौरी के द्वारा कुछ युद्ध लड़े गए। कौन कौन से युद्ध लड़े गए? वो है 1175 में। इसमें कौन सा युद्ध लड़ा था भाई? 1175 में मुल्तान का युद्ध। मुल्तान का युद्ध 1175 में किसके द्वारा लड़ा गया? तो मोहम्मद गौरी के द्वारा। 1178 में इसमें कौन सा युद्ध लड़ा? पाटन का। 1178 में मोहम्मद गौरी ने कौन सा युद्ध लड़ा था भाई? पाटन का युद्ध लड़ा था। ठीक है। 1191 में भैया पृथ्वीराज चौहान के साथ इसका युद्ध होता है। ठीक है। 1100 इसमें भाई सॉरी 1191 में भैया पृथ्वीराज चौहान के साथ इसका युद्ध होता है। किसका? मोहम्मद गौरी का, जिसमें पृथ्वीराज चौहान क्या होते हैं भाई? हार जाते हैं। ठीक है। 1194 में भैया चंदावर का युद्ध होता है। ठीक है। कौन सा? 1194 में भैया कौन सा? चंदावर का युद्ध होता है। किसमें? मोहम्मद गौरी के मध्य होता है। ठीक है। जिसमें कि जयचंद की क्या होती है भाई? विजय होती है। किसकी विजय होती है भाई? तो जयचंद की विजय होती है। कब? 1194 के युद्ध में। ठीक है। तो कुछ ये युद्ध हैं जो मोहम्मद गौरी के द्वारा लड़े गए। ठीक है। हमें इन फैक्टों को भी इस प्रश्न से याद रखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे भाई। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे भाई। कहाँ रहते थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। कहाँ रहते थे भाई? फतेहपुर सीकरी। कहाँ पर रहते थे भाई? फतेहपुर सीकरी के अंदर रहते थे। ठीक है। ठीक है। अजमेर शरीफ कहाँ है भाई? तो अजमेर शरीफ जो हमारा है तो कहाँ देखने को मिलेगा? ये अजमेर में। ठीक है। यहाँ से रखना है अजमेर शरीफ। कहाँ पर है भाई? तो अजमेर। कहाँ भाई? अजमेर के अंदर हमें देखने को मिलेगा। तो यहीं पर क्या मान रहते थे भाई? और निजामुद्दीन औलिया कहाँ रहते थे भाई? निजामुद्दीन औलिया तो ये कहाँ? दिल्ली में भाई। कहाँ पर भाई? दिल्ली के अंदर देखने को हमें मिलते हैं। तो निजामुद्दीन औलिया कहाँ रहते थे भाई? दिल्ली के अंदर। ठीक है। तो हमें ये याद रखना है। इस क्वेश्चन से ये फैक्ट याद रखने हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फतेहपुर सीकरी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मुगल शाही परिवार की एक महिला ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? ठीक है। मुगल शाही परिवार की एक महिला ने निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। मायूनामा। कौन सी पुस्तक थी भाई? मायूनामा पुस्तक थी। और किसके द्वारा लिखा गया था ये? गुलबदन बेगम। किसके द्वारा? गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। कौन सा? मायूनामा। ठीक है। बादशाहनामा किसने लिखा था? तो अब्दुल हमीद लाहौरी ने। बादशाहनामा किसने लिखा था? अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है। बादशाहनामा किसके द्वारा लिखा गया? तो अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया। बाबरनामा किसने लिखा भाई? बाबरनामा किसके द्वारा लिखा गया भाई? तो ये बाबर ने लिखा। किसने लिखा भाई? बाबर के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया बाबरनामा? बाबर के द्वारा लिखा गया। और किस भाषा में था भाई? चगताई तुर्क भाषा में। ठीक है। बाबरनामा किस में था? चगताई तुर्क भाषा में था।
ठीक है, बाबरनामा किसके द्वारा लिखा गया, तो बाबर के द्वारा लिखा गया था। अकबरनामा, ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अकबरनामा। तो अकबरनामा भाई किसने लिखा, तो अकबरनामा जो लिखा अब्दुल फजल के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया भाई, अब्दुल फजल, ठीक है, अब्दुल फजल के द्वारा। ठीक है, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया, तो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया। बादशाह नामा किसके द्वारा लिखा गया, अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया। बाबरनामा किसके द्वारा लिखा गया, बाबर के द्वारा लिखा गया। और किस भाषा में था भाई, चगताई तुर्क भाषा में था। और अकबरनामा भाई अब्दुल फजल के द्वारा लिखा गया। ठीक है, तुजुक ए जहांगीरी, इसके साथ ही हमें याद रखना है तुजुक ए जहांगीरी, ये किसने लिखी भाई, तो जहांगीर ने। ठीक है, तुजुक ए जहांगीरी किसके द्वारा लिखी गई, जहांगीर के द्वारा लिखी गई। फुतुह ए आलमगीरी, और इसके साथ हमें एक याद रखना है, फुतुह ए आलमगीरी। ठीक है, फुतुह ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखा गया, ईश्वर दास नागर। ये किसने लिखा भाई, ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो ये कुछ पुस्तक हैं और उनके राइटर हैं। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि भाई बताओ कि बाबरनामा किसने लिखा, तो बाबर के द्वारा लिखा गया। बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया, अब्दुल फजल के द्वारा। तुजुक ए जहांगीरी किसके द्वारा लिखा गया, तो जहांगीर के द्वारा लिखा गया। यहाँ से हमें एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखने हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ने वाले हैं, जो जिससे कि हमारे एग्जाम को अच्छी तरीके से कवर किया जा सके, यानी कि एक क्वेश्चन से हम बातों को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगले देखेंगे उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, पास बैठना। क्या हो जाएगा भाई, सी, पास बैठना। इसका आंसर क्या हो गया, सी, पास बैठना। ठीक है, इसके साथ हमें यह याद रखना है, यजुर्वेद हमारे कितने होते हैं भाई, सॉरी, वेद हमारे कितने होते हैं, वेदों की संख्या कितनी होती है भाई, वेद, अगर वेद की बात करें तो वेद कितने होते हैं हमारे, 4 वेद होते हैं। कितने वेद होते हैं भाई, तो 4 वेद होते हैं। वेदांग कितने होते हैं हमारे, तो वेदांग हमारे होते हैं 6। वेदांग की संख्या कितनी हमारी, तो 6 वेदांग होते हैं। कितने होते हैं वेदांग हमारे, 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, शिक्षा होता है, शिक्षा, पहला वेदांग अगर बात करें तो शिक्षा, ज्योतिष, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, कल्प हो गया, व्याकरण हो गया। इसके अलावा क्या हो गया भाई, छंद और निरूपत। छंद और कौन सा भैया, निरूपत हो गया। ठीक है, छंद और निरूपत हो गया। ठीक है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये हमारे क्या हो गए, वेद हो गए। ठीक है, और उपनिषदों की संख्या में कितनी है, तो उपनिषदों की संख्या लगभग हमें, उपनिषदों की संख्या कितनी देखने को मिलती है, किसकी भाई, उपनिषदों की संख्या हमें कितनी देखने को मिलती है, तो 108 देखने को मिलती है। कितने उपनिषद हैं भाई हमारे, 108 उपनिषद हैं। ठीक है, और मुख्य रूप से कितने उपनिषद हैं, मुख्य जो हमें देखने को मिलेंगे, मुख्य रूप से हमें 13 उपनिषद देखने को मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें ये याद रखना है। पुराणों की संख्या कितनी याद है भाई, सॉरी, एक चीज और रखना कि पुराणों की संख्या कितनी है भाई, तो पुराणों की संख्या जो है कितनी है भाई, 18 पुराणों। वेद हमारे कितने हैं, 4 वेद हैं। वेदांग कितने हमारे, तो 6 वेदांग हैं। कौन कौन से हैं, शिक्षा है, ज्योतिष है, कल्प, व्याकरण, छंद और निरूपत है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 108 उपनिषद है। और मुख्य रूप से कितने उपनिषद है हमारे, तो 13 है। पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 हमारे क्या है, हमें पुराण देखने को मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो मुसलमानों को अलग निर्वाचन व्यवस्था किस एक्ट के द्वारा दिया गया, मुसलमानों को अलग निर्वाचन व्यवस्था किस एक्ट के द्वारा दिया गया,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1909 एक्ट। ठीक है, यानी बी, ऑप्शन नंबर बी, 1909 एक्ट के द्वारा दिया गया। ठीक है, किस एक्ट के द्वारा दिया गया, 1909 एक्ट के द्वारा। ठीक है, 1919 का एक्ट क्या था भाई, 1919 का एक्ट क्या था, प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया। ठीक है, कहाँ पर द्वैत शासन लागू किए गए, प्रांतों में। कौन सा शासन, द्वैत शासन लागू किया गया, 1919 का एक्ट। ठीक है, इसका हमें याद रखना है। 1935 का एक्ट क्या है, 1935 का एक्ट की बात करें तो 1935 के एक्ट में कहा गया है प्रांतों में चुनाव कराए गए। ठीक है, 1935 के एक्ट के द्वारा कितने प्रांतों में चुनाव कराए गए, तो 11 प्रांतों में, 11 प्रांतों में 1935 एक्ट के द्वारा क्या कराया गया भाई, चुनाव कराए गए। इसके अलावा 1935 के एक्ट के द्वारा क्या किया गया, आरबीआई की स्थापना, किसकी स्थापना की गई, आरबीआई की स्थापना, किस एक्ट के द्वारा, 1935 एक्ट के द्वारा आरबीआई की क्या की गई, स्थापना की गई। कब की गई, 1935 के अंदर, किस एक्ट के द्वारा, 1935 के एक्ट के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया। और 1935 के एक्ट के द्वारा क्या किया गया, बर्मा को कहां से भाई, भारत से अलग किया गया। और कब किया गया भाई अलग, तो 1937 में। कब अलग किया गया, 1937 में अलग किया गया। ठीक है, किस एक्ट के द्वारा, 1935 के एक्ट के द्वारा 11 प्रांतों में चुनाव कराए गए। आरबीआई की स्थापना कब की गई, 1935 में। किस एक्ट के द्वारा, 1935 के एक्ट के द्वारा बर्मा को कहां से अलग कर दिया गया था, भारत से। कब, 1937 के अंदर अलग कर दिया गया था। ठीक है, और इसके साथ क्या किया गया भाई, 1935 के एक्ट के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। किसकी, 1935 के एक्ट के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी, संघीय न्यायालय की। संघीय न्यायालय की क्या की गई भाई, स्थापना की गई। और कहां पर भैया, दिल्ली में। कहां पर स्थापना की गई, तो दिल्ली में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमें इन फैक्टों को याद रखना है। मुसलमानों को अलग निर्वाचन व्यवस्था किस एक्ट के द्वारा दिया गया, तो 1900 किस एक्ट के द्वारा दिया गया भाई, तो 1909 एक्ट के द्वारा दिया गया। 1919 में क्या किया गया, प्रांतों में द्वैत शासन लागू कर दिया गया। कहां पर भाई, प्रांतों में द्वैत शासन लागू कर दिया गया। ठीक है, 1935 एक्ट के द्वारा 11 प्रांतों में चुनाव कराए गए। आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया 1937 में। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, और कहां पर की गई, तो नई दिल्ली में की गई। ठीक है, तो इन फैक्टों को हमें याद रखना है। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, 1909 का एक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है भैया, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। कैसी भैया थी, नगरीय। कैसी सभ्यता थी हमारी, नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता। ठीक है, नगरीय सभ्यता हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा हमें जो फैक्ट याद रखने हैं, वो फैक्ट याद रखने हैं। कालीबंगा से हमें भैया किसके साक्ष्य मिलते हैं, कालीबंगा से हमें जो साक्ष्य देखने को मिलते हैं, या जो खोज की गई है, जुता हुआ खेत। किसके भाई, जुते हुए खेत के साक्ष्य। किसके भैया, जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ से, कालीबंगा के अंदर देखने को मिला। लोथल में क्या हुआ भाई, लोथल, लोथल में भैया क्या देखने को मिला हमें, गोदीवाड़। ये गोदीवाड़ा के साक्ष्य हमें कहाँ मिले, लोथल के में। धोलावीरा में भी, कहाँ पर, धोलावीरा। धोलावीरा के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, धोलावीरा के अंदर हमें हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। ठीक है, कौन सी भाई, हड़प्पन लिपि के क्या मिले हमें यहाँ पर, शिलालेख। और कैसे शिलालेख मिले भाई, 10, कैसे, 10 चिन्हों वाला। ठीक है, कहां से, धोलावीरा से हमें देखने को मिले। बनावली से क्या मिली भाई, बनावली से हमें क्या देखने को मिले, तो हल्की पक्की हुई मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति। ठीक है, किसकी भाई, मिट्टी की प्रकृति देखने को मिली। ठीक है,
कहाँ से मिले हमें? प्रति प्रति कहाँ से मिले हमें? बनावली से देखने को मिलते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है भाई? मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है भाई? तो मोहनजोदड़ो कहा जाता है। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है भाई? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पे है भाई? तो सिंधु नदी के। किस नदी के किनारे है भाई? सिंधु नदी के किनारे पर है कौन सा? मोहनजोदड़ो। ठीक है, कौन सा भाई? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा की खोज किसने की भाई? दया राम शाहनी के द्वारा किसकी खोज की गई? हड़प्पा की खोज की गई। हड़प्पा की खोज किसने की भाई? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने। किसने की भाई? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई। ठीक है, ये फैक्ट हमें याद रखने इस क्वेश्चन से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो गया भाई? नगरीय सभ्यता हो गया। ठीक है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे भाई? मैं ये बताना है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऋषभदेव। आंसर नंबर सी। क्या भाई? क्या है इसका आंसर? ऋषभ देव। ठीक है, आंसर इसका सी हो गया। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे भाई? तो यही थे हमारे कौन? ऋषभ देव। ऋषभ देव कौन थे भाई? जैन धर्म के संस्थापक थे। और ये पहले कौन थे भाई? पहले तीर्थंकर भी थे। तीर्थंकर कौन थे भाई? पहले ऋषभ देव। और संस्थापक कौन थे जैन धर्म के? तो ऋषभ देव थे। ठीक है, 23वें भैया, 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें, अगर 23वें की बात करें तो पार्श्वनाथ। और 24वें कौन थे भाई? 24वें महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर। और 23वें कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। कौन थे भाई? पार्श्वनाथ थे। ठीक है, जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न भाई, त्रिरत्न क्या क्या थे भाई? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और भैया क्या? सम्यक आचरण। ये जैन धर्म के भैया क्या थे? हमारे त्रिरत्न थे। ठीक है, ठीक है। महावीर का भैया जन्म कहाँ होता है? तो कुंडग्राम वैशाली में। महावीर का जन्म कहाँ हुआ भाई? तो कुंडग्राम, कुंडग्राम वैशाली में महावीर का जन्म होता है। इनके बचपन का नाम क्या होता है? तो वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम क्या है? वर्धमान है। बचपन का नाम क्या है भाई? वर्धमान है। ठीक है, पिता कौन थे? तो सिद्धार्थ। पिता कौन थे भाई? महावीर के पिता कौन थे? तो सिद्धार्थ थे। ठीक है, महावीर के पिता कौन थे भाई? तो सिद्धार्थ थे। ठीक है, माता कौन थी महावीर की? तो माता की बात करेंगे तो माता कौन थे भाई? त्रिशला देवी। कौन थी भाई? त्रिशला देवी किसकी? महावीर स्वामी की माता थी। ठीक है, तो इतने फैक्ट हमें इस क्वेश्चन से याद रखने हैं हमें। आशा करता हूँ आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कहीं मुझे सुधार करने की आवश्यकता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने सुझाव ज़रूर दें। थैंक यू।